हेलो नमस्कार दोस्तों, पटेल हिंदी पर आपका स्वागत है। हमारा चैनल पटेल हिंदी की सीरीज लगातार जो है लेकर चल रही है। आज उसी के दरमियान आज चौथा क्लास है। 3 क्लास पीछे वर्णमाला का हो चुका, आज वर्णमाला का लास्ट एवं चौथा क्लास है। और हमारे चैनल पटेल हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हमें आप लोग चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें। और इसी के साथ हम आज जो है चौथा क्लास करने जा रहे हैं। और हम लोग व्यंजन वर्ण कल पढ़े थे, उसका वर्गीकरण को हम देख चुके थे। भेद 4-8 भेद था, मुख्य रूप से और अन्य रूप से। और आज हम लोग प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ही देखेंगे, लेकिन प्राण वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, और 2 ठो और होता है वो सघोष और अघोष। तो ये चारों को आज देख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे आपका आगत ध्वनियाँ, जो व्यंजन में आगत है 5 गो ध्वनि जो है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे उच्चारण स्थान, मुंह का जो सभी लोग कहाँ तालु, कहाँ कंठ, कहाँ मूर्धा, कहाँ दंत, कहाँ ओष्ठ, कौन कौन वर्ण जो है किससे उच्चारण होता है, स्वर व्यंजन सभी को देख लेंगे। उसके बाद आज वर्णमाला जो है इतना तक में करके, और एक और देख लेंगे द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जैसे आप दिल्ली लिखते हैं, दहर्षिकार दी, आधा ल अल, तो ये आधा ल जहाँ जहाँ आएगा, आधा पप्पू में जैसे आता है, उसी तरह उसको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। उन लोग उस हम आज टोटल देख लेंगे। और उसके पहले आज हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद सब आज कर देंगे। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए, हम लोग कल पढ़ चुके थे व्यंजन का प्रकार। आज जो है हम लोग का व्यंजन का प्रकार में आते हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है कितने बार भाग में, तो 2 प्रकार में। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन को कई भाग में किया गया, तो 2 भाग में, यानी 2 प्रकार में किया गया है। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे या 6-7 में भी पढ़े होंगे। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण, इसका अर्थ होता है अल्प प्राण। प्राण वायु जिसे हम लोग पढ़ते हैं, प्राण वायु किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन को कहते हैं। तो प्राण माने एक रूप से शारीरिक रूप से जुटा हुआ है वायु के संबंध से। अल्प माने कम, थोड़ा। इसका अर्थ से ही हम समझ जाएंगे कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। जैसे इसको देखिए, पढ़िए, अल्प प्राण वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अल्प, कम हो। निकलने वाली वायु की मात्रा क्या हो, अल्प हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, यह कहलाता है। अल्प प्राण वर्ण टोटल कई प्रकार का है, या सॉरी अल्प प्राण वर्ण है कितना, तो टोटल 31 है। यह हम अभी बताते हैं तुरंत। अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का, वर्ग आपको कल बता चुके थे व्यंजन में, पवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, सब जो है, सब क से लेके प तक जो है सब पवर्ग, सब ये सब कितना 5 वर्ग में है। टोटल 25 है, 5 गुणे 5 25। तो अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे क ख ग घ और 5 गो है, उसमें क पहला हो गया, ख नहीं ग तीसरा हो गया, घ नहीं तीसरा, उसके बाद चौथा हो जाएगा, तीसरा ग, घ के बाद 5वां हो जाएगा आपका अड़। यानी कहने का मतलब क, ग और अड़, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण किसका, वर्ग का। और स्वर, सभी स्वर 11 को जो सभी स्वर है वो। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप लोग को कल पढ़ाए थे, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन एवं एक द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 गो है, अड़ और ढ, तो ये वो द्विगुण व्यंजन होगा। इतना टोटल मिलाकर हम लोग का क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण होता है। अल्प प्राण वर्ण टोटल कितना है, 31 है। देखिए कैसे कैसे है, अब इधर देखिए, थोड़ा सा समझिए। पहला ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 गो वर्ग है। इसमें पहला वर्ग, फिर उसके बाद ये दूसरा नहीं होगा, दूसरा काट दीजिए। तीसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, चौथा नहीं होगा, हरा वाला काट दीजिएगा। फिर 5वां वर्ग, ये जो 5 है, सॉरी 5वां है, यानी पहला, तीसरा और 5वां, 3 गो जो इसमें हुआ, ये क्या हुआ, अल्प प्राण है। यानी 5, 5, 10, 5, 15 को अल्प प्राण हो गया किसमें, कवर्ग से लेके पवर्ग में। उसके बाद आइए इधर सभी स्वर। सभी स्वर में कौन सा है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। टोटल कितना, 11। 11 को क्या हो गया, स्वर। स्वर की संख्या 11, ये भी क्या है, अल्प प्राण ही है। उसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन, यहाँ लिखा हुआ देखिए, अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। सभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, 4 गो, य र ल व, ये कितना है, 4 गो, ये हो गया। उसके बाद एक द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन 2 गो है, अड़ और ढ। तो अड़ जो आता है, क्योंकि देखिए इसमें जो है आता है, उसी तरह से अड़ आता है, तो ये दोनों उच्चारण में सेम है, इसीलिए इसको भी हम लोग किस में रखे हैं, अल्प प्राण में। अल्प प्राण व्यंजन हो गया।
कुल अल्प प्राण की संख्या देखिए कितना होगा, 15 को ये हो गया क वर्ग से लेके प वर्ग में, पहला तीसरा पांचवा, ठीक। 11 को हो गया स्वर, 4 को हो गया अंतस्थ व्यंजन, 1 हो गया द्विगुण व्यंजन, 15 और 5 20 और 11 31, टोटल कितना हो गया 31 को हो गया हमारा अल्प प्राण। ये ध्यान रखिएगा, 30 किसी किसी किताब में दिया हुआ लेकिन इसको छोड़ दिया तो 30, ऐसे 31 है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। अब आप इसको बोल कर देखिए, आपको खुद पता चलेगा। क बोलिए, क क बोलने में कम वायु निकलता है, क तुरंत बोल देते हैं झटके से क, लेकिन ख बोलने में थोड़ा सा लगेगा कंपन कर रहा है, थोड़ा सा जो तंत्र है हमारा जीव के अगला पिछला सब भाग जो है हल्का हल्का कंपन कर रहा है। तो ख बोलते तो थोड़ा सा नाक तक देखिए घरघराहट सा होगा, मैंने वजन पड़ रहा है, यानी वायु थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ से निकलने में, लेकिन क बोलने में कम वायु, अल्प वायु निकल रहा है। ख बोलने में थोड़ा ज्यादा, ग भी हल्का है, ग तुरंत बोल के निकल रहा है, घ फिर वो घन का आवाज दे रहा है, आड़ ये भी जो है तुरंत निकल रहा है। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया क्या अल्प प्राण, सभी स्वर सभी अंतस्थ व्यंजन द्विगुण व्यंजन, ये टोटल मिलाकर 31 को हो गया क्या अल्प प्राण। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले स्लाइड में महाप्राण देखते हैं। अब देखिए आइए, प्राण वायु के आधार पर पहला हम देख लिए कुछ अल्प प्राण, अब दूसरा है महाप्राण। दूसरा क्या है महाप्राण, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु निकलने की मात्रा अधिक होती है, क्या कहलाती है, महाप्राण वर्ण कहलाती है। अल्प प्राण में क्या होती थी, मुख से वायु कम निकलती थी, अल्प मात्रा में निकलती थी, इसमें क्या है अधिक मात्रा में निकलेगी, वो क्या होगा महाप्राण वर्ण होगा। महाप्राण वर्ग वर्ण कौन कौन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, क वर्ग से लेके प वर्ग तक में प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण, दूसरा एवं चौथा वर्ण, तथा सभी उष्म व्यंजन, सभी क्या है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन 4 होता है, स, तलम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, और उसके बाद एक जो है द्विगुण व्यंजन, यहाँ लिख दिए ढ या ढ, यही टोटल क्या है महाप्राण है। उसमें था पहला तीसरा पांचवा, क्या था ये अल्प प्राण था, एवं सभी स्वर अल्प प्राण था, एवं अंतस्थ व्यंजन 4 को था जो अल्प प्राण था, यह रला हुआ, एवं एक द्विगुण व्यंजन वो ड जो था अल्प प्राण में था, लेकिन ये टोटल महाप्राण में है। कौन है, ख घ, छ और झ, ठ और ड, और उसके बाद थ और ध, फ और भ, ये 5 और 5 10 को हो गया वर्ग से, 4 को उष्म व्यंजन से, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, और द्विगुण व्यंजन से वो ढ, सॉरी यहाँ ये नीचे बिंदु होगा ध्यान दीजिएगा। और कुल महाप्राण हो गया 10 को हो गया यह वर्ग से, 4 को हो गया उष्म व्यंजन, 1 हो गया आपका ये द्विगुण व्यंजन, टोटल 10 4 14 15 महाप्राण खत्म। अब इसके साथ बाद हम लोग देखेंगे स्वन तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ग का वर्गीकरण, 2 गो है, सघोष और अघोष, और उसके बाद व्यंजन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो अब आइए हम लोग देख लिए महाप्राण एवं अल्प प्राण, वो दोनों देख लिए। अब है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एगो सघोष अघोष, एगो सघोष। तो हम पहले अघोष देख लेते हैं, अगला स्लाइड में हम सघोष को देखेंगे। पहला अघोष वर्ण, यानी इसका मतलब कहने का मतलब यह कि जब हम कोई भी वर्ण को व्यंजन को बोलेंगे तो हमारा स्वर तंत्र जो है वो कितना कंपन, किस पर कौन कितना कंपन कर रहा है, जो ज्यादा करेगा या कम करेगा। तो अघोष इसमें कंपन ही नहीं करेगा। जैसे देखिए ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी इसको ये जो अघोष वर्ण है उसको हम बोलेंगे तो स्वर तंत्रिया में कोई कंपन नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण कौन कौन होता है, जो देखिए प्रत्येक वर्ग, वही क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, इसको घेर देते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण एवं ह को छोड़कर, ह नहीं है, ह को छोड़कर सभी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन 4 है, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, यह को छोड़ देंगे, ये 3 को होगा, बाकी क्या होगा अघोष वर्ण। तो यही तरह से करा, अघोष वर्ण कौन है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण एवं ह को छोड़कर सभी उष्म व्यंजन अघोष वर्ण है।
देखिए कौन है, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये क्या है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक में पहला और दूसरा वर्ण है जो क्या है, अघोष वर्ण है। देखिए क बोलिए, ख बोलिए, उसका कोई कंपन नहीं बुझाएगा, लेकिन क ख के बाद ग बोलिए, देखिएगा कंपन बुझाएगा, घ बोलिए कंपन बुझाएगा। उसी तरह से उसमें व्यंजन है तालब स, मूर्धन्य स और दंत स, उसके बाद ह, तो ह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ह नहीं है, ये 3 ठो ही है। उसी के उसके बाद अघोष वर्ण की संख्या, टोटल अघोष वर्ण की संख्या कितना होगा भाई, तो देखिए 5 और 5 10, 10 और प्लस 3 कितना 13, टोटल अघोष वर्ण कितना हुआ, 13 हुआ। अब इसके बाद हम अगला स्लाइड में देखें क्या, सघोष वर्ण। आप लोग इसको जब तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिख लीजिए। अब आइए स्वर तंत्र योग कंपन के आधार पर पहला देख लिए थे अघोष वर्ण, अब दूसरा सघोष में देखते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसमें कंपन नहीं होता था अघोष में, सघोष में क्या, सघोष माने साथ, घोषणा, अघोष माने कि नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, स माने साथ, यानी साथ में तंत्रियों, घोष, घोष माने कंपन, माने साथ में कंपन होगा, तंत्रियों में साथ में कंपन होगा, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है क्या कहलाता है, सघोष वर्ण कहलाता है। अब सघोष वर्ण है कौन कौन है, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, उसमें कौन, अघोष में कौन क्या चीज था, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा था, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण एवं और सभी स्वर है एवं सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन भी क्या है, अघोष सघोष है। एवं द्विगुण व्यंजन कौन कौन है, अड़ा और ढ, ये भी क्या है, सघोषे वर्ण है। और एवं उसमें व्यंजन का क्या है, ह, उसमें व्यंजन में 4 गो था, उसमें 3 गो स वाला क्या था, तलब सा मूर्धन्य सा दंत सा क्या था, अघोष वर्ण था, लेकिन इसमें वो ह जो है उसमें व्यंजन का ह आपको बाद में आ गया किसमें, आपका सघोष में। तो टोटल सघोषों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए 5 5 10 5 15, यानी 15 को क्या हो गया वर्ग वाला में, क वर्ग से लेकर प वर्ग वाला में, और उसके बाद आ गया 11 गो स्वर, और उसके बाद 4 गो आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन, यह लघुआ, एवं 2 गो आ गया आपका द्विगुण व्यंजन और ढ, एक आ गया क्या आपका उसमें व्यंजन का ह, यानी कि 15 और 15 5 20 2 22 1 23 10 33 गो आपका क्या हो गया कुल सघोष वर्ण हो गया। अब जो इस स्लाइड को लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो देखिए अब आइए हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण उच्चारण। हम लोग देखते हैं क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण उच्चारण। देखिए इसके बाद जो हम लोग फिगर पार देंगे उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से क्या होता है, जो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको उससे आप समझिएगा। ये जो है देखिए सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, याद कर लीजिए। ऐसे तो यादें करना पड़ता है, लेकिन इसको आप ट्रिकी रूप से याद कर लीजिएगा तो आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए अकह विसर्ग कंठ से, यच यस होत तालु से, उपम आते होठ में, सिर्फ बफा दंतोष्ट में, रिटरस जानो मूर्धा से, लतस पुकारो दंत जी। इसको एक कविता के रूप में या जैसे भी हो आप लोग को याद कर लीजिए। जैसे कह रहे हैं अकह विसर्ग कंठ से, मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, अ और आ मैंने ये नहीं खाली अ और आ के तरह जो लिखा जाए तो अ और आ दोनों एक तरह है, तो आकार अब कवर्ग, क का मतलब कवर्ग, पूरा कवर्ग, क ख ग घ अड़, और उसके बाद एक ह, देखिए अब कवर्ग, अब ह, अब विसर्ग कंठ से, तो विसर्ग यानी अविसर्ग हो गया। कह विसर्ग कंठ से मैंने कवर्ग, उसके बाद ह विसर्ग, किससे तक कंठ से उच्चारण होता है। उसके बाद इचियस होत तालु से, इचियस मैंने ई वाला दोनों, जैसे अ और आ हुआ ना उसी हर्षई और दीर्घई, च से चवर्ग, पूरा चवर्ग, च छ ज झ ई, और उसके बाद तालव स, तालु से यानी तालव स, तालु से ही होता है तो इसी का नाम हो जाता है तालव स, यानी तालव स। और यह और तालव स इतना किससे, तालव या तालु से, ठीक। उपम आते ओठ में, उ यानी हर्षऊ और दीर्घऊ, पम मैंने प से म तक यानी पवर्ग, पवर्ग किसमें आते हैं तो ओष्ठ से, इसका उच्चारण हर्षऊ दीर्घऊ पवर्ग किससे, ओष्ठ से। आप देखिए करके देखिए, थोड़ा सा इसको करके देखिए। जैसे देखिए हर्षऊ तो ओठ जो है गोलाकार ले रहा है, दीर्घऊ तो ओठ गोलाकार ले रहा है, प बोल रहे हैं तो ओठ ऊपर नीचे सट रहा है, पवर्ग में ऊपर नीचे सट रहा है सब, इसी के कारण ये ओठ से उच्चारण होता है। करके देखिए प्रैक्टिकली
उसके बाद सिर्फ ब फ दंतोष्ट में, सिर्फ माने सिर्फ ब और फ जो है दंतोष्ट यानी दांत और ओष्ठ के बीच में क्या आता है, व और फ की उच्चारण होती है। बोलिए व फ, तो देखिएगा फ ब, ये नहीं कि फ इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। ई वाला फ, ई वाला फ और ई वाला फ में अंतर, इसमें देखिए ई पड़ा हुआ है, ई वाला कहने का मतलब ये हो गया नुक्ता, पढ़ाएंगे अभी, नुक्ता आगत शब्द ध्वनि है। तो ये फ बोलिए, फ बोलेंगे तो इसमें सिर्फ फ बोलेंगे स्वतंत्र रूप से, तो ओष्ठ द्वारा, लेकिन फ नुक्ता लगाने पर कोई भी वर्ण क्या होता है, मुलायम हो जाता है, तो फ ऐसे बोला जाता है, तो जो है हल्का दांत में टच हो रहा है जीभ, इसलिए व और फ क्या आएगा दंतोष्ट में। रिटरस जानो मूर्धा से, रिटरस माने री और टवर्ग और र और स किसको जानेंगे, मूर्धा से, यानी री टवर्ग र और मूर्धा से, यानी मूर्धन्य से, किससे जानेंगे, मूर्धा से, मूर्धन्य से। इसी में आता है ड, टवर्ग आ रहा है, ट के अंदर ड और ढ आता है, तो इसीलिए इसका उच्चारण भी सेम टू सेम ट ठ ड और ढ के तरह ही ड और ढ है, तो ये दोनों का उच्चारण भी किससे होगा, मूर्धन्य से होगा। लतस पुकारो दंत जी, यानी लतस पुकारो दंत जी, कहने का माने ल लरी, ल और लरी और उसके बाद स, सॉरी लतस ल और लरी, त से तवर्ग, देखिए ल लरी तवर्ग पूरा तवर्ग, त थ द ध न और उसके बाद स, यानी कि दंत स, इसको नहीं बोलते हैं दंत से, इसको क्या बोलते हैं, तालब स, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स, इसको क्या बोलते हैं, दंत स, यानी ये इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसको एक बार आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, एकदम आराम से पढ़िए और करके देखिए। जैसे अ आ क बोलेंगे तो कंठ जो है क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हर्षई दीर्घई चवर्ग को पूरा करेंगे तो देखिएगा तालु में, मतलब तालु कहाँ होता है जो बताएंगे, ऊपर होता है, तो तालु में जीभ जो है टच करता है। उसके बाद हर्षऊ दीर्घऊ ओठ का कार्य है, व फ बोलेंगे तो दांत ओठ दोनों कार्य करेगा। टवर्ग या री या ड्र छ बोलेंगे तो मूर्धन्य, दांत के ऊपर वाले भाग को मूर्धन्य कहते हैं। ल री तवर्ग छ बोलेंगे तो दंत, दांत में सर, देखिए ल बोलिए, ल देखिए जीभ जो है दांत में जाकर टच करेगा। तो ये आप याद कर लीजिए, अकह विसर्ग कंठ से, इचियस होत तालु से, उपम आते ओठ में, सिर्फ बफा दंतोष्ट में, रितरस जानो मूर्धा जी, मूर्धा से लतस पुकारो दंत जी, याद कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और है, 4 गो या 3 गो, उसके बाद पूरा उच्चारण स्थल आप इस तरह से रटिए और समझिए। उसके बाद हम फिगर के साथ भी समझा देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे, ये भी ट्रिक है लेकिन वो और शॉर्ट रहेगा। ठीक, आप एक स्लाइड कर लीजिए। देखिए अब आइए उच्चारण स्थल, ए ऐ कहे कंठ तालब, ए ऐ कहे कंठ तालब, यानी ए और ए का उच्चारण स्थल कंठ और तालु है। बोलिए ए ऐ, तो क्या होगा, ए ऐ कंठ और तालु दोनों जीभ जो आवाज कंठ से आ रही है और तालु से टकरा रही है वो वायु, तो कंठ और तालु। नासिके से पंचवां अक्षर, इसको समझाएंगे। नासिके से, नासिके माने नाक, पंचवां अक्षर माने क्या, कवर्ग से लेके पवर्ग तक का जो पचमा है, अड़ न माने अड़ य न और म, ये क्या है, नासिकीय से पंचवां अक्षर माने अड़ न अड़ य न म और अन, ये क्या है, नासिकीय द्वारा क्या होता है, उच्चारण होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिकीय। ओ कंठोष्ठ से, माने ओ और औ किससे, तो कंठ और ओठ से। इतना ही आपका है, ये लिख लीजिए, इससे क्या होगा, उच्चारण स्थान आपका मजबूत हो जाएगा। ये ट्रिक को आप बार बार कविता की तरह पर डे 5 बार रटिए, आपको 5 दिन के अंदर ये सब उच्चारण स्थल याद हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि से उच्चारण स्थल वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है 1 से 2 को प्रश्न हर जिसमें हिंदी आ रही है उसमें पूछता है, सिलेबस अनुसार ही है। नोट, ये स्वस्थ समझ लीजिए। सभी पंचमाक्षर को द्विस्थानिक उच्चारण स्थल होता है। पंचमाक्षर जो है अड़ य न टवर्गी न और न म, ये पांचों जो है इसका सब जगह उच्चारण है। कंठोस होता है, तालुओस होता है, मूर्धस होता है, सभी में इसका उच्चारण स्थल आता है। लेकिन द्विस्थानिक है, मैंने वो कंठ मूर्धा तालु इस में भी आ रहा है, एक नाक नासिकीय में भी हो रहा है। देखिए बोलिए य, तो देखिए क्या होगा, नाक से थोड़ा हवा निकलेगी गर्माहट रूप में, न तो नाक भी झंझन आएगा, घर्षण के रूप में लगेगा। तो इसलिए इसका द्विस्थानिक है उच्चारण स्थल। तो इसमें प्राथमिकता किसका दिया जाता है, तो इसलिए इन्हें नासिकीय में नाक से ही पंचमाक्षर का उच्चारण की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, इसी के साथ आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। और हम दिखाते हैं, चित्र पाते हैं। और ये जो हो गया कंठ तालु नासिकीय ओठ
दंत, ये सब सभी को दिखा देंगे फिगर में, और उसी के अनुसार आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा, और इसी उसको देख कर अपना तुलना करके आप रटिए, और उसके बाद थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे याद करने की। आइए देखिए फिगर से समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग का जैसे उच्चारण स्थल में तालु कोई नहीं जानिएगा, कोई मूर्धा नहीं जानिएगा तो कैसे होगा, इसलिए थोड़ा फिगर से आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए ये क्या हुआ, मानव मुख जो है आपका, उसका एक काल्पनिक जो है चित्र है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं क्या, ये जो है हमारा क्या है, कंठ है, ये क्या है, इसी को कंठ कहते हैं, ये हमारा जीभ है, इसको सॉरी लिख देते हैं जीभ, देखिए जीभ है। अब इधर सुनिए, ये हम तो हम लोग जानते हैं, ये ओठ हो गया, ये ओठ, ये जो दांत दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये दांत हो गया, और दांत से ऊपर जो हम लोग का होता है जस्ट ऊपर वाला भाग, उसको मूर्धा कहते हैं या मूर्धन्य कहते हैं। दांत का ऊपर का हिस्सा जहाँ जीभ उठकर सटे, जीभ जो उठेगा तो कहाँ सटेगा, दांत के ऊपर सटेगा, तो उसको मूर्धन्य कहते हैं। और जीभ जहाँ 90 डिग्री का कोण लगाकर उठे, देखिए ये जो है जीभ क्या है, यही जीभ जो है उठ रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्या होगा, तालु, यही होगा तालु, जहाँ सटे उठ के जिससे जैसे तालब सा बोलिएगा, देखिए बोला सा बोलिए, या तालु से जिसे उच्चारण हम लोग करते हैं चवर्ग को, तो बोलिए च, देखिए च जैसे बोलेगा तो जीभ क्या है, इस तरह का आकार बना रहा है, जीभ जो है जैसी च बोलेगा तो जीभ इस तरह का आकार बना रहा है, तो वो हो गया तालु, ये कंठ हो गया। इसी को फिर हम लोग अपना हिसाब से देखते हैं, नाक हो गया, देखिए इसको थोड़ा सा नाक, वैसे आप समझिएगा ही, नाक नासिका जो भी कहिए, और इसी के अनुसार हम लोग वहाँ जो ट्रिक लिखा है उसको देखकर हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, और उच्चारण स्थान को हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे 5 बार 10 बार जितना बार करके जैसे आप लोग को हो सके कीजिए। एक ट्रिक दे दिए और एक ट्रिक और दे देते हैं, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ये चित्र को आप लोग पाल लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग देखिए। ठीक, देखिए आइए ये हमारा ट्रिक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ यानी के, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु यानी टी फॉर तालु, टी। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा यानी एम फॉर मूर्धा, एम। टवर्ग का उच्चारण स्थान दांत यानी दे, द फॉर दांत। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ यानी ओ फॉर ओठ, यानी के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, दे फॉर दंत, ओ फॉर ओठ, यानी करेंगे मतलब केटीएम दे आओ। ट्रिक क्या हुआ, केटीएम दे आओ, यानी कवर्ग से पवर्ग तक के लिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ, केटीएम दे आओ। इसी के साथ मैंने क ख ग घ और च स ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ व म सब टोटल केटीएम दे आओ में आ जाएगा। और तालु यानी तालब स, मूर्धा माने मूर्धन्य स, दंत माने दंत स, यानी तालब सा मूर्धन सा दंत सा, इसका भी उच्चारण स्थल तालु मूर्धा दंत हो जाता है, इसीलिए इसको तालब सा मूर्धन सा और दंत सा बोलते हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोग उच्चारण करके देखेंगे। शक्कर, देखिए बोलिए शक्कर, उस षटकोण, षटकोण, तो देखिए जीभ कहाँ मूर्धा में जाकर सटेगा, षटकोण बोलिए षटकोण, तो जीभ जो है दांत के ऊपर वाला भाग में सटेगा। और इसको सीता, तो देखिए जीभ जो है दांत में आके सटेगा। और शक्कर, तो देखिए तालु, तालु जो है यहाँ पर ही होता है, अंदर में जो चित्र इसके पहले हम दिखाएं उस स्लाइड में जाके देखिए, तो ये तीनों आप बोल कर देखिए, आप अपने आप प्रैक्टिकली आप समझ जाइए कि उच्चारण सबको भारी चीज नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आप लोग समझिए। हम लोग बनाए हैं केटीएम दे आओ, कहूँ नहीं मिलेगा, हमारा देना है, केटीएम दे आओ हम लिखे हैं। ठीक, इसी के साथ अब आगे देखते हैं आगत ध्वनियाँ, आगत व्यंजन वर्ग का ध्वनियाँ, उसके बाद इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए आइए, आगत व्यंजन, आगत स्वर एगो था, कौन था आप लोग को याद नहीं होगा, अंग्रेजी से आया था ऑ, जिसमें डॉक्टर, ऑरेंज ये समझो लिखते थे, डॉन, ये स्वर था, ये क्या था, आगत स्वर था। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन, तो उसी में आगत व्यंजन कौन कौन है, आगत व्यंजन वैसे वर्ण जो विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से अपने देश में सम्मिलित किया गया है, ये इसे आगत कहते हैं। कुल कितना है, 5 आगत ध्वनियां हैं, यानी 5 आगत वर्ण है, व्यंजन है। क, ख, ग, छ, फ, फ नहीं, फ, च, जैसे एक तो आप लोग प्रचार देखते हो अजय देवगन का, जुआ केसरी विमल पान मसाला, तो जुआ में देखिएगा इस तरह से जुआ लिखा रहता है, यानी ये वाला ज आता है नुक्ता के साथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो नीचे लगा हुआ बिंदु, इसे क्या कहते हैं, ये जो बिंदु लगा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नुक्ता, क्या कहते हैं,
नुक्ता, देखिए ये बिंदु लगा हुआ, इसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता, नुक्ता क्या होता है? नुक्ता लगाने से कोई भी वर्ण क्या होता है ना कि मुलायम हो जाता है, आराम से बोलने में थोड़ा अच्छा फील होता है। जैसे देखिए ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ फ, ऐसे प फ, लेकिन ऐसे जब नुक्ता लग गया तो फ स, इस तरह से बोला जाता है। इसलिए ये 5 गो आगत ध्वनियां हैं और इसे नुक्ता कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि आगत ध्वनियां आगत व्यंजन कितना है, तो 5। आगत स्वर कितना है, तो 1 औ। ठीक, इसी के साथ हम लोग आगत व्यंजन खत्म होगा। अभी एक ठोक वर्णमाला खत्म होने के कारण पर अभी एक ठोक बचा है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। अभी आप लोग लिखिए। आइए, द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि। द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि यानी कहने का मतलब दो व्यंजन, ये समान दो व्यंजन एक साथ आए, उसे यानी जोड़ा समान दो माने एक जोड़ा पेयर यानी युग्मक, युग्मक माने जोड़ा, युगल ध्वनि या द्वित व्यंजन। जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करे, माने दोनों एक स्वयं माने एकदम दोनों एक ही तरह का है और दोनों जुट जाए, एक साथ जुड़ना, संयोग माने जुड़ना। जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करता है तो उसे द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहते हैं। नोट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या किसी भी वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण जो है द्वित व्यंजन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे पवर्ग, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक तो क बनेगा लेकिन ख को नहीं बनाया जा सकता है, ग बनेगा लेकिन घ का द्वित व्यंजन नहीं बनाया जा सकता। समझे? अब कैसे बनता है द्वित व्यंजन, जो समझिए। जब एक स्वर रहित बने, वो बिना स्वर का और व्यंजन, एक स्वर सहित समान व्यंजन, दोनों व्यंजन समान समान रहना चाहिए। देखिए समझिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन एक स्वर सहित व्यंजन समान व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन व एक स्वर सहित समान व्यंजन एक साथ आवे, माने दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ आवे, तो वह क्या होता है, द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि होता है। जैसे देखिए, ये स्वर रहित हो गया, ये स्वर सहित हो गया। अभी ल अधा प, यह ल हलंत ल हलंत प, माने इस क्या है, स्वर रहित है। देखिए लिख दिए स्वर रहित। इसमें क्या है, ल जोड़ा, इसमें क्या है, देखिए ल है प्लस अ है, यानी कि स्वर है, यानी स्वर सहित आ रहा है, इसमें स्वर नहीं आ रहा। तो जब ये दोनों जुटेगा तो इस तरह से लिखाएगा ल। तो इसी को दिल्ली में देखिएगा तो क्या हुआ, ये दोनों जो जुटा ल, ये क्या हो गया, द्वित व्यंजन। उसी तरह से आधा प अब प, तो क्या हो गया, पप, यानी पप्पू। ये पप्पू में प हो जाएगा द्वित व्यंजन, यानी कि आगे वाला दोनों नहीं जुटेगा, आगे वाला नहीं, ये जुट रहा है किससे, पिछला से, तो इसलिए ये होगा द्वित व्यंजन। इसी तरह से हम लोग द्वित व्यंजन समझ गए। बम्बई में देखिए, अब इसको ये नहीं लगे कि बम्बई, तो बम्बई में देखिए ये भी ब है, ये भी ब है, लेकिन साथ में नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, द्वित व्यंजन नहीं होगा। लेकिन देखिए क ल क ता, इसमें क्या हुआ, त डबल आ रहा है, त, ये क्या हुआ, द्वित व्यंजन होगा। समझे? लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और व्यंजन यानी वर्णमाला भी समाप्त होता है। उसमें व्यंजन वर्ण पूरा बढ़िया से समाप्त हुआ। इसको आप रिवाइज कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा और नोट बनाइएगा और पढ़िएगा। कल से नया चैप्टर संधि चालू करते हैं। आप लोग रेगुलर बने रहिए और हमारे चैनल पटेल हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।